नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। लेकिन इसके बाद आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि यदि दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे तो पहले सत्याग्रही कौन थे। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही थे श्री अनुग्रह नारायण सिंह। तो फर्स्ट जो थे वो थे श्री कृष्ण सिंह और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वालों छात्रों की संख्या कितनी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वालों छात्रों की संख्या 7 थी। पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या जो थी वो 7 थी। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को भी याद रखिएगा कि पटना सचिवालय गोलीकांड कब होता है। तो 11 अगस्त 1942 को होता है और इसमें 7 छात्रों की हत्या अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर दिवाली के दिन वहां से भाग जाते हैं और वे नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में ही वे आजाद दस्ते का गठन करते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय भूमिका निभाता है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। तो बिहार में आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। आजाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। तो बिहार छात्र परिषद के गठन का श्रेय जो है वो राजेंद्र प्रसाद को जाता है। बिहार छात्र परिषद के गठन का श्रेय जो है वो राजेंद्र प्रसाद को जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने राजनीति में छात्रों की रुचि बढ़ाने हेतु बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। राजनीति में छात्रों की रुचि बढ़ाने हेतु राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी। तो गो हत्या को रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना 1893 में की जाती है। 1893 में बिहार में गो रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? तो 1893 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था। तो बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर सन 1800 के दौरान होता है। बिहार में नोनिया विद्रोह की जो समय है वो 1770 से लेकर 1800 के दौरान रहता है। यानी बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 तक चलते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। तो फ्रांसीसी व्यापारियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर हुआ करता था। फ्रांसीसी व्यापारियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो चंद्रनगर हुआ करता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। तो उस समय पटना के सूबेदार दाऊद खां हुआ करते थे। दाऊद खां के सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। दाऊद खां के सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। जब अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था उस समय बिहार के सूबेदार दाऊद खां थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्लाम शाह शेर शाह का उत्तराधिकारी बना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन की नींव बिहार में पड़ती है। तो 8वीं शताब्दी में मौखरी वंश के शासन के समाप्ति के बाद बिहार में कर्नाट वंश की नींव पड़ती है। बिहार में कर्नाट वंश की नींव पड़ती है और कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव के द्वारा की जाती है। कर्नाट वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव के द्वारा की जाती है। कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव के द्वारा की जाती है और कर्नाट वंश का शासन बिहार में मिथिला के आसपास के क्षेत्रों में हुआ करता था।
अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो बंगाल के शासक हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में, बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया। उस समय बंगाल का शासक कौन हुआ करता था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? तो बिहार शरीफ में। मध्यकाल के दौरान बिहार शरीफ जो है ना, वो बिहार की प्रशासनिक राजधानी भी हुआ करती थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में होता है। अब आप पूछिएगा कि सर ये कहाँ होता है? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलग्राम कश्मीर में होता है। कुंडलग्राम कश्मीर में होता है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है? तो कनिष्क के शासनकाल में होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कर्नाट शासकों में से कौन एक महानतम समाज सुधारक था? तो कर्नाट शासकों में हरि सिंह देव जो थे वो एक महान समाज सुधारक थे। कर्नाट शासकों में हरि सिंह देव जो थे वो एक महान समाज सुधारक थे। नरसिंह देव जो हैं वो बख्तियार खिलजी का जब बिहार में आक्रमण होता है उस समय कर्नाट वंश के शासक थे। नरसिंह देव जो थे बख्तियार खिलजी के बिहार में आक्रमण के समय शासक थे। और महान समाज सुधारक की अगर बात पूछी जाए तो हरि सिंह देव जो हैं वो कर्नाट वंश के एक महान समाज सुधारक थे। हरि सिंह देव कर्नाट वंश के एक महान समाज सुधारक थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? तो नालंदा महाविहार को इन तीनों शासकों ने आर्थिक अनुदान दिया था। धर्मपाल, देवपाल और हर्ष, इन तीनों शासकों के द्वारा नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिया गया था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिया गया था धर्मपाल, देवपाल और हर्ष, इन सभी शासकों के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कृष्णगुप्त था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मगध पर शासन करने वाले शासकों का सही क्रम यही है। हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? तो बिहार के मुंगेर से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। बिहार के मुंगेर से मध्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। मुंगेर के बारे में जरा एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार के मुंगेर से पुरा पाषाण कालीन अवशेष के साथ साथ मध्य पाषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो बिहार के किस स्थान से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं? तो बिहार के मुंगेर से मध्य पाषाण कालिक अवशेष प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं बिहार में? तो मुंगेर से। कहाँ से मिलते हैं? मुंगेर से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।